नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर आप देखेंगे। शुरुआत मुंबई से करते हैं, क्योंकि मुंबई में बारिश अब सिर्फ जलभराव तक सीमित नहीं है, बल्कि पेड़ों का गिरना एक बड़े खतरे के रूप में सामने आ रहा है। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लगातार पेड़ गिर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो पेड़ गिरने की घटनाओं में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। यानी बारिश के साथ यह संकट लगातार जानलेवा होता जा रहा है। बारिश के साथ जैसे ही तेज हवाएं चलती हैं, कमजोर पेड़ आसानी से गिर जाते हैं। लगातार बारिश से मिट्टी भी ढीली होती जा रही है, जिससे जड़ों की पकड़ और कमजोर पड़ रही है। इन हादसों को लेकर बेतहाशा शहरीकरण, सड़कें, पेड़ों की गलत छटाई और खराब मौसम की भूमिका पर सवाल उठ रहे। तो बारिश की मार से क्या जो पेड़ गिर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केवल प्रकृति की मार इसकी वजह से जिसकी वजह से ये पेड़ गिर रहे हैं, या इसके पीछे कुछ मैन मेड प्रॉब्लम्स भी हैं? देखिए, 1 से 6 जुलाई के बीच 1100 पेड़ गिरे हैं मुंबई में। 6 दिन में 5 लोगों की मौत हो गई है, 20 घायल हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 523 पेड़ गिरे, 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 10 लोग घायल हुए। तो अब 2025 के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2025 में मानसून के दौरान 855 पेड़ गिरे थे। 2024 में 653 घटनाएं हुई थी पेड़ गिरने की। 2023 में 687 घटनाएं हुई थी पेड़ गिरने की। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पिछले 6 दिनों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में एक 11 साल का बच्चा जो है उसकी मौत हो गई, एक 62 साल के दुकानदार की मौत हो गई, एक 18 साल के युवक की मौत हो गई, एक और भाईंदर में राहुल पाटिल नाम के युवक की मौत हो गई। तो लगातार ये मौतें हो रही हैं, इंजर्ड लोग हो रहे हैं पेड़ गिरने से। आज अंधेरी में एक युवक सीरियस इंजर्ड हुआ है। विरार से वो अंधेरी काम करने के लिए आया था और वहां पर जब वो क्रॉस कर रहा था अंधेरी सबवे का रास्ता, उस वक्त एक पेड़ उसके सर पर गिर पड़ा, जिससे उसका सर फट गया और वो जमीन पर गिर पड़ा, लहूलुहान हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी स्थिति सीरियस बताई जा रही है। तो मुंबई में लगातार हो रही बारिश और पेड़ गिरने की घटना लोगों पर कैसे भारी पड़ रही है, यह भी आपको बताते हैं। कुर्ला इलाके में एक दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। यह घटना कमानी इलाके में फिनिक्स मॉल के सामने हुई, जहां एक बड़ा पेड़ अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया। हम तस्वीर दिखा रहे हैं उसकी आपको। 52 साल का यूसुफ उसकी चपेट में आ गए, 52 साल के यूसुफ, और वो जख्मी हो गए। हादसा इतना गंभीर था कि यूसुफ कुंडावाला को गहरी चोटें आई। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। साफ देखा जा सकता है कि अचानक कैसे ये पेड़ गिरा और राह चलते यूसुफ को उसने अपनी चपेट में ले लिया। यूसुफ कुंडा वाले की दुकान है। यूसुफ अपनी मोटरसाइकिल को यहीं पर पार्क करते थे। यहाँ पर पार्क करने के बाद जैसे ही वो अपनी दुकान पर जा रहे थे, पेड़ का हिस्सा यहीं पर गिरा और यहाँ पर गिरने के बाद यूसुफ की यहाँ पर जो है मौत हो गई है। अभी तक 4 घंटे हो गए, यहाँ पर महानगर पालिका का एक अधिकारी आया नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ झाड़ गिरा, वहाँ झाड़ गिरा है। अरे यहाँ आदमी मर गया है, आपकी जवाबदारी है यहाँ पर आने की। जो है यूसुफ कहाँ पर थे? वो इधर ही उनका बेटा गाड़ी लेके आया था बाइक से बिठा के, तो बाइक आगे पार्किंग में लगाने के इतने में झाड़ टूट के गिर गया। उन्हीं के ऊपर गिर गया? उनके ऊपर ही गिर गया। जो डेंजर झाड़ है उसको ऊपर से ट्रिमिंग करके अपन छोटा लोडिंग कम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। मतलब उसका वजन कम कर रहे हैं। वजन कम कर रहे हैं। ये जो और मुंबई में पेड़ गिरने की घटनाओं पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। तो बेसिकली काम पे फोकस नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, फोकस था यहाँ के बजट का जो 80,000 करोड़ का है। क्या नया डेवलपमेंट आया बताइए? पहले कम आदमी मरते थे, अब ज्यादा मर रहे हैं, बस यही फर्क है। इस साल में हम एक प्लान करेंगे कि जिन झाड़ों की उम्र हो गई है, जो झाड़ों को लेकर कोई नीचे में वो गिरने जा रहे हैं, ऐसा एक कोई हमने उसका परीक्षण किया। आज तो परीक्षण की मशीन आती है कि हमने उसके रूट पे मशीन लगाया तो ये झाड़ नीचे से सूखा हुआ है या गीला है,
या उनकी जड़ें कितनी मजबूत है ये मालूम होता है। उसका एक कैमरा भी आता है, उसे देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से फॉरेस्ट मिनिस्टर से मैं बात करूंगा इसको ऑडिट करने के लिए। तो आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं, क्योंकि पेड़ लगातार गिर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी बातें हैं। पॉलिटिकल यहां पर स्टेटमेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सवाल है कि जिम्मेदार कौन है। कुछ सवाल यहां पर आपके लिए लेकर आए हम। देखिए, पेड़ गिर रहे, लगातार उठ रहे कई सवाल। मुंबई में इतने ज्यादा पेड़ क्यों गिर रहे हैं? और सवाल इसके अलावा देखिए, मुंबई में इतने ज्यादा पेड़ लापरवाही है या कोई प्राकृतिक आपदा है? यह भी एक यहां पर बड़ा सवाल है। इसके अलावा क्या इसके लिए सिर्फ तेज हवाएं जिम्मेदार है या कोई और भी कारण है पेड़ों के गिरने का? बीएमसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा जाना चाहिए क्या बीएमसी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? यह भी एक यहां पर बड़ा सवाल है। चलिए देखते हैं क्या इन सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बारिश जब आने वाली थी उससे पहले यह नहीं यहां पर बीएमसी की तरफ से इंतजाम किया जाना चाहिए था कि ये कुछ ऐसा ना हो और इतने लोगों की मौत ना होती? पहली बार राम भक्तों से छल उजागर हुए करीब 1 महीना पूरा हो चुका है। पहली बार विवाद के केंद्र में रहे चंपत राय ने चुप्पी तोड़ी है। राम भक्तों के नाम चिट्ठी जारी की और इसी तरह एसआईटी को लिखा चंपत राय का पत्र भी सामने आया, जिसके बाद से अयोध्या में हलचल फिर से बेहद तेज हो गई। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने चंपत राय से मुलाकात की। आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज चंपत राय से मिले, तो इससे पहले अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और ट्रस्ट के सदस्य बजरंग बागड़ा भी चंपत राय से मिले। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन मुलाकातों की इनसाइड स्टोरी क्या है, फिर चंपत राय के पत्रों की विस्तार से जानकारी देंगे। तो चंपत राय की एक चिट्ठी और हलचल अचानक इतनी ज्यादा बढ़ गई। आज की बात करें तो मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी चंपत राय से मिले। कल देर शाम से गोविंद देवगिरी ने बैठक के लिए बात शुरू की। गोविंद गिरी और चंपत राय में सुबह मुलाकात का वक्त तय हुआ, जिसके बाद मुलाकात भी हुई है। देखिए, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है तब से। ये आप देखिए, चिट्ठी लिखने के बाद किसके साथ मुलाकात? गोविंद देवगिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उनकी मुलाकात चंपत राय से हुई। बैठक के लिए बात शुरू हुई और इसके बाद सुबह मुलाकात का वक्त तय किया गया, जिसके बाद मुलाकात भी हुई। बैठक को गुप्त रखना चाहते थे कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, लेकिन वो हुआ नहीं। इससे पहले ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन चंपत राय से मिले। कृष्ण मोहन और चंपत राय के बीच एसआईटी को दिए बयान की चर्चा हुई, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। चंपत राय और कृष्ण मोहन के बीच करीब 20 मिनट तक मुलाकात हुई। इसी तरह कल ट्रस्ट के सदस्य बजरंग बागड़ा भी चंपत राय से मिले। चंपत राय और बजरंग बागड़ा के बीच 45 मिनट तक मुलाकात हुई। बड़ी बात क्या है इन सबके बीच? बड़ी बात यह है कि कई बातों से नाराज बताए जा रहे हैं चंपत राय, ये सूत्र बता रहे हैं। चंपत राय को मनाने और समझाने की कोशिश शुरू हो गई है, यह भी सूत्र कह रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या चंपत राय नाराज हैं? और अगर हां, तो किससे और क्यों? क्या उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है? इन सवालों का आधार चंपत राय की तरफ से लिखा गया पत्र है। यानी कई पत्र हैं, 2 पत्र तो सामने आ चुके हैं। एक खत चंपत राय ने राम भक्तों के नाम जारी किया, जबकि दूसरे पत्र में चंपत राय ने एसआईटी को जवाब भेजा। इन दोनों ही पत्रों में चंपत राय की तरफ से जो कहा गया वो नए सवालों को जन्म देता है। बिग वॉल पर चलेंगे, एक बार फिर से आपको इनके बारे में विस्तार से बताते हैं, क्योंकि चंपत राय के 2 पत्र कल हमने आपको दिखाए थे। एक जो उन्होंने चंपत राय ने एक राम भक्तों के नाम पाती लिखी थी और एक्स पे उसको शेयर किया था, और दूसरा उन्होंने जो एसआईटी को पत्र लिखा जो सामने आया था, वो 2 पत्र थे यहाँ पर। अब बड़ी बातें क्या हैं? उन्होंने लिखा चंपत राय की चिट्ठी में 7 बड़ी बातें क्या है। मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए। सबसे पहले जो राम भक्तों के नाम उन्होंने पाती लिखी उसमें उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए। दूसरा उन्होंने क्या लिखा? आरोपों पर मैंने मौन धारण कर लिया है। तीसरा उन्होंने पॉइंट जो लिखा जो अहम है वो है कि एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट गोपनीय थी। इनफैक्ट उन्होंने इसमें लिखा था परम गोपनीय थी। चौथा, एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। पांचवा, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने पर बोलूंगा, यानी कह रहे क्योंकि अभी जांच जारी है, एसआईटी ने अंतरिम रिपोर्ट दी है, जब वो फाइनल रिपोर्ट दे देंगे तब मैं यहां पर क्रमानुसार जवाब दूंगा, ये लिखा था उन्होंने। अपना उत्तर दूंगा तो सत्य सामने आ जाएगा, ये भी कहा उन्होंने। और खुली पुस्तक की तरह मेरा प्रचारक जीवन है, 45 वर्षों के जीवन का वहां पर हवाला भी चंपत राय ने राम भक्तों के नाम लिखी पाती में दिया था। तो चंपत राय सीधे सीधे कह रहे हैं कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। ध्यान से देखें तो चंपत राय हैरानी जता रहे हैं कि एसआईटी की जिस प्राथमिक रिपोर्ट को गोपनीय रहना चाहिए था वो सार्वजनिक हो गई। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि उत्तर देंगे तो सत्य सामने आ जाएगा। यहां पर एक सवाल है कि किस सत्य की बात कर रहे हैं चंपत राय? कैसा सत्य? कौन सा सत्य? चंपत राय आखिर किस सत्य की बात कर रहे हैं? सवाल इसके अलावा भी कुछ है।
चंपत राय की राम भक्तों के नाम चिट्ठी से पहले भी सवाल थे और अब इस चिट्ठी के बाद भी नए सवाल उठने लगे, क्योंकि सवालों की यह कड़ी और आगे जाती है। आज की हलचल के तार एसआईटी को भेजे गए चंपत राय के जवाब से भी जुड़ते हैं, जो अब सामने आए। इसमें चंपत राय ने ट्रस्ट के सदस्य रहे अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। आइए बिग वॉल पर दिखाते हैं। चंपत राय ने अपने बयान में इस एसआईटी को भेजे पत्र में कहा है कि चढ़ावा काउंटिंग के लिए 6 फरवरी 2025 को अनिल मिश्र और एसबीआई के बीच एक एमओयू हुआ, जिसकी मंजूरी उनसे नहीं ली गई। एमओयू के बारे में इस पत्र में लिखा है उन्होंने, जो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर हम उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि काउंटिंग कक्ष में बदलाव की बात भी लिखी है। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि नियमों में ढिलाई कैसे दी गई। मेरा विचार है, चंपत राय कह रहे हैं कि मेरा विचार है कि बैंकों में जो नियम होते हैं वैसे ही नियम यहां लागू होने थे, लेकिन इनकी पूरी तरह अवहेलना की गई। इस बयान में वो ये भी लिखते हैं, ध्यान दीजिए, कि बैंक ने गणना के लिए जिन युवकों का चयन किया, गणना कर्मियों का, उन्हें हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में रखा गया था। यानी जो साफ सफाई करते हैं वहां पर स्टाफ, उनके लिए रखा गया था। क्या यह उचित है? कुल मिलाकर अभी जो बातें सामने आ रही हैं उनमें चंपत राय अनिल मिश्रा की तरफ पूरी तरह से इशारा कर रहे हैं। सवाल सिर्फ यही नहीं है, इससे भी ज्यादा है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अब तक कई जानकारियां सामने आई हैं। चढ़ावा देने वाले श्रद्धालुओं की तरफ से कई तरह के दावे भी किए गए, लेकिन अब पुलिस सूत्रों से नई जानकारी मिल रही है, जिसके मुताबिक राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद का खेल भी चल रहा था। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुराने फर्जी चढ़ावे की रसीद बुक बरामद हुई। अभियुक्तों ने इस बात को कबूला है कि वो सिर्फ चढ़ावा चोरी नहीं करते थे, बल्कि फर्जी रसीद काटकर चंदा देने वालों से पैसे भी ऐंठ लेते थे। तो अब आपको बताते हैं कि चढ़ावा चोरी के बाद फर्जी रसीद का यह खेल कैसे चलता रहा, सूत्रों ने क्या बताया, सबसे बड़ी बात, यह खेल चलता कैसे रहा। आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं फिर से एक बार। मंदिर में चढ़ावा देने की इच्छा जताते श्रद्धालु, आप समझिए इसको, यह फर्जी रसीद का खेल कैसे। फिर मंदिर में चढ़ावा देने की जब इच्छा जताते श्रद्धालु, तो चढ़ावा देने वालों के संपर्क में रहते थे अभियुक्त। चढ़ावे की रिसीविंग के तौर पर उनको फर्जी रसीद दी जाती थी। टिन्नू, लवकुश, करुणेश और अनुकल्प ये फर्जी रसीद देते थे। यानी ये केवल चढ़ावा चोरी नहीं करते थे गिनते समय, ये फर्जी रसीद का भी खेल करते थे। अभियुक्तों की निशानदेही पर फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो अब आपको आइए बताते हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट का बही खाता ट्रस्ट की ओर से जो वित्तीय ब्यौरा जारी किया गया है वो क्या कहता है, जिसमें जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का बही खाता, आप देखिए ये बही खाता क्या कहता है। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक का ब्यौरा है, यानी एक पूरे वित्तीय वर्ष 2026 का इसमें ब्यौरा है। ब्याज सहित कुल आय 250 यानी 250 करोड़ से ज्यादा है। केवल चढ़ावे से ट्रस्ट को करीब करीब 100 करोड़ रुपए की आय मिली, 98.24 करोड़ टू बी प्रिसाइज। ब्याज से 151.8 करोड़ रुपए की आय दर्ज हुई है। आयोजनों और रखरखाव पर 91 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च हुए। 31 मार्च 2026 तक ट्रस्ट के पास 1876 करोड़ रुपए का फंड है। ये ट्रस्ट ने हिसाब दिया है। चलिए ये हिसाब तो ठीक है ट्रस्ट में जो दिया है, लेकिन जो चोरी हो गई उसका हिसाब अभी मिलना बाकी है कि और कितना गया कितना गायब है। गोविंद देवगिरी से मुलाकात के बाद क्या बोले राम मंदिर एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव, अब आपको यह भी सुनना चाहिए। क्या बातचीत हुई बाबूजी? सहज मिलना था, मिलने के लिए आया था बस। क्या कुछ नया चीज देखने को मिलेगा अभी जो गए हैं राजकुमार दास जी बहुत बड़ी बात किया गया है आज को मंदिर से बात किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। अरे गलत है। इस तरीके से आप क्या कहेंगे आप? बैठिए, बंद कराइए। मंदिर में हम रहेंगे। हाँ रहेंगे। ठीक है। गोपाल जी क्या बैंक चेंज होने वाला है? और चलिए बात उस मुद्दे की करते हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जी हां, भारतवर्ष की TV9 भारतवर्ष की पड़ताल, एथेनॉल से फायदा या नुकसान, करीब 30 करोड़, जी हां 30 करोड़। इतने बड़े पैमाने पर वो व्हीकल हैं, वो गाड़ियां हैं जिन्हें चलाने वाले पिछले कई दिनों से सिर्फ एक ही सवाल के बारे में सोच रहे हैं, या उनके जहन में एक ही सवाल चल रहा है, और वो ये कि क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से उनकी गाड़ी को, उनकी बाइक को, उनकी कार को नुकसान पहुंच रहा है? क्या उसकी माइलेज में भी कमी आ रही? क्योंकि पहले सोशल मीडिया पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल से खराबी के कई वीडियो वायरल हुए,
जिनमें कई चौंकाने वाले दावे किए गए। फिर सरकार की तरफ से एक्सपर्ट्स ने, कई गाड़ियों के बड़े अधिकारियों ने, कई गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम आरोपों को नकारा गया और अब खुद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सामने आए। उन्होंने एथेनॉल वाले पेट्रोल पर सवाल उठाने वालों को चैलेंज दिया है। तो एक तरफ गडकरी ने चैलेंज दिया है ऐसी गाड़ियों के बारे में बताने के लिए जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के चलते खराब हुई हो, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। उन्होंने एथेनॉल के मुद्दे पर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल पूछा कि क्या 2023 से पहले की गाड़ियों में E20 पेट्रोल डाला जा सकता है। यह सवाल केजरीवाल ने ऑटो कंपनियों से भी किया है, जिन्होंने 4 जुलाई को सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पुरानी गाड़ियों में अगर E20 इस्तेमाल किया जाए तो सेफ है। थोड़ी सी माइलेज गिरती है 3-4-5%, लेकिन कोई नुकसान नहीं होता गाड़ी को। लेकिन आपका ओनर्स मैनुअल कहता है कि किसी भी हालत में 2023 के पुरानी गाड़ियों में 10% से ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप क्लियर जवाब दीजिए कि क्या पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एथेनॉल पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एथेनॉल पर ही ARAI की एक रिपोर्ट आई। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की इस स्टडी में क्या है आपको बताते हैं। देखिए एथेनॉल पर ARAI की स्टडी में क्या है। यह स्टडी कहती है कि E10 गाड़ियों में E20 ईंधन इस्तेमाल, इससे क्या होगा, इससे गाड़ी का फ्यूल सिस्टम खराब हो सकता है। ये वही संस्था है जिसकी रिसर्च का हवाला सरकार दे रही है, ऑटो कंपनियां दे रही हैं, और उसी में कहा जा रहा है। यहां पर देखिए जो हम यहां कह रहे हैं कि गाड़ी के E20 गाड़ियों में यहां पर फ्यूल खराब हो सकता है, गाड़ी का फ्यूल सिस्टम। इसके अलावा गाड़ी के रबर पार्ट्स में खराबी आ सकती है, रबर पार्ट्स को बदलने की जरूरत पड़ सकती है। BS6 टर्बो चार्ज्ड इंजन को लेकर चिंता जताई गई। टर्बो इंजन में 265 घंटे बाद तकनीकी दिक्कत देखी गई है। SUV कमर्शियल गाड़ियों में BS5 टर्बो चार्ज्ड इंजन है। एक इंजन 400 घंटे तक बिना परेशानी के चलता रहा। यानी यह स्टडी ये कहती है कि E20 का असर हर गाड़ी पर एक जैसा नहीं होता। अब सवाल है कि किसको कैसे पता चलेगा कि उसकी गाड़ी पर क्या असर हो रहा है। आइए अब न्यूज काउंटर में बात करते हैं लॉरेंस गैंग के खिलाफ FBI के बड़े एक्शन की। अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन हार्ड बॉल नाम से चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत लॉरेंस गैंग के ठिकानों पर छापेमारी हुई। यह छापामारी अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कई ठिकानों पर हुई है, जिसमें 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 37 लोगों के खिलाफ अमेरिकी फेडरल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। FBI के मुताबिक यह गैंग अमेरिका, कनाडा और भारत में कई तरह के संगठित अपराधों में शामिल रहा है। यह गैंग गोलीबारी, हत्या, अपहरण, रंगदारी, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में शामिल है। बिग बॉल पे चलते हैं और ऑपरेशन हार्ड बॉल के बारे में आपको 5 बड़ी बातें बताते हैं, क्योंकि यह बहुत अहम ऑपरेशन है। दिखाइए पीसीआर जरा यहां पर, ये देखिए, ये आ गई ज्यादा जानकारी। पहली जानकारी, अमेरिका और कनाडा और यूरोप में एक साथ कार्रवाई हुई। क्राइम नेटवर्क के 50 से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली गई है। ये देखिए दूसरी जानकारी। तीसरी जानकारी, 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और 24 गिरफ्तार किए गए। 1000 किलो कोकेन और 1 किलो हेरोइन इस दौरान बरामद हुई। और 5वीं बड़ी जानकारी यह है कि कार्रवाई में FBI और कनाडा की RCPM शामिल रहे। तो अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर इनाम घोषित किया है। गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी में मदद करने वालों को $50,000 अमेरिकी डॉलर के इनाम की घोषणा की गई। 1 जुलाई को अमेरिका के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की संघीय अदालत ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उस पर संगठित अपराध यानी रिको कानून के तहत रंगदारी की साजिश और ड्रग तस्करी की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। गोल्डी बराड़ पर लगाए गए आरोप सही साबित हुए तो अलग अलग आरोपों में 10 साल से भी अधिक की उसे सजा हो सकती है। वैसे लॉरेंस गैंग के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और यूरोप में अब तक का यह सबसे बड़ा एक्शन है। FBI के साथ मिलकर कनाडा और यूरोप की एजेंसियों ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक यह सिर्फ एक गैंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन है। FBI का कहना है कि नेटवर्क के तार भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैले।
ये गैंग ड्रग्स की तस्करी, रंगदारी, टारगेट किलिंग, हथियारों की सप्लाई जैसे अपराध को कई देशों में अंजाम देता था। तो एफबीआई का दावा कौन कहां एक्टिव, आइए दिखाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल से एक्टिव, क्राइम सिंडिकेट का हेड। गोल्डी बराड़ नॉर्थ अमेरिका से एक्टिव। रोहित गोदारा यूरोप में एक्टिव। जग्गू भगवानपुरिया नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एक्टिव। चलिए अब देखते हैं आगे इस पर क्या अपडेट होता है। मध्य प्रदेश से एक बहुत दिलचस्प स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं। एमपी वाकई में अजब है और गजब भी। ये स्टोरी जब आप देखेंगे तालाब के नाम पर कैसे करोड़ों का खेल हुआ है तो आप सोचेंगे ये हो क्या रहा है भाई। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए तालाब बनाए जाने थे, लेकिन अब यही योजना सवालों के घेरे में आ गई। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में तालाबों के निर्माण के लिए करोड़ों का बजट पास हुआ था, लेकिन तालाब सिर्फ कागजों पर बनाए गए, या फिर पुराने गड्ढे जो किसी वजह से नेचुरल गड्ढा कहीं पे बन गया हो उसको तालाब बताकर पैसे निकाल लिए गए। शहडोल से ऐसा मामला आया है, फर्जीवाड़े का चौंकाने वाला मामला, जहां कोई नया तालाब तो नहीं बना, लेकिन पुराने तालाबों और प्राकृतिक नालों और हाईवे निर्माण के दौरान बने गड्ढों को नया तालाब बताकर लाखों का भुगतान कर दिया गया। कई मामलों में जांच से बचने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव भी कर दिया गया। तो तालाब के नाम पर गड्ढे, बड़े घोटाले का पर्दाफाश। समझिए आप, 2022-23 में 43 परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई। 24 नए तालाब बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। शहडोल की बात हम कर रहे हैं केवल। तालाब के लिए 5 करोड़ 75 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया, लेकिन अब जांच में क्या आया है, कई जगह नए तालाब बना ही नहीं गए, पुराने तालाब दिखाकर पेमेंट कर दी गई। रीवा शहडोल हाईवे निर्माण के दौरान जो गड्ढे बन गए थे, होता है कि हाईवे के दौरान मिट्टी निकाली तो वहां गड्ढा बन गया, उनको तालाब बता दिया गया। नया तालाब बताकर 25 लाख रुपए का खर्च दिखा दिया गया। व्यवहारी ब्लॉक में नाले को तालाब बताकर 25 लाख का भुगतान करा लिया गया। बरना पंचायत में पुराने तालाब को नया तालाब बताया गया और मरम्मत कराने की बजाय 20,56,000 रुपए का वहां भुगतान हो गया। देखिए, पुराने तालाब डीएमएफ से कभी नहीं बनाए जाते हैं, और ये तालाब जो मेरे संज्ञान में आपने लाया गया है, इसको हम जिला स्तर से एक टीम बना के उसको हम जांच करेंगे। अगर ऐसा हुआ है तो सख्त कार्रवाई करेंगे। और मध्य प्रदेश में 3 तरह के फंड, आइए आपको इन फंड्स के बारे में बताते हैं। देखिए, तालाब के नाम पर करोड़ों का खेल तो हम दिखा ही रहे हैं आपको विजुअल्स में, वो जो गड्ढे कौन से हैं, लेकिन अब जरा इसको समझिए। 3 तरह के फंड है वहां पर। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जहां खनन प्रभावित जिलों के लिए ये फंड है यहां पर मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आप देखिए, अगला कृषि या जल संरक्षण योजना है, जो किसानों के लिए छोटे तालाब की योजना है। इसके अलावा जो तीसरा फंड आता है वो है मत्स्य योजना का, जो मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए दिया जाता है, जिस सरकार की तरफ से जो फंड मंजूर किया जाता है। यही फंड अब विवाद में है। कैसे? अब डीएमएफ योजना सुनिए कब जो शुरू हुई। 2015 में ये डीएमएफ योजना की शुरुआत होती है। शुरुआत खनन जिले में होती है, खनन प्रभावित जिले में, और ये डीएमएफ वहां पर ट्रस्ट बनाया जाता है खनन प्रभावित जिले में। मकसद खनन वाले इलाकों का विकास हो सके, वहां लोगों का कल्याण हो सके। जो वहां पे बड़े बड़े गड्ढे खनन की वजह से हो जा रहे हैं, उनको तालाब में बदला जाए और वहां से लोगों को रोजी रोटी का वहां पे कुछ साधन शुरू किया जाए। लेकिन वहीं पर यह पूरा खेल हो गया। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांग रही है। विधानसभा में जोर शोर से यह मुद्दा उठाने की बात कह रही है, तो वही राज्य सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं। गांव के अंदर जो तालाब बने हैं, जो कागज पे बने हैं, क्या प्रहलाद पटेल जी, मुख्यमंत्री जी, क्या जांच कराएंगे? और जांच की रिपोर्ट क्या आप विधानसभा में कब आएगी, ये भी स्पष्ट करें, क्योंकि मैं समझता हूं कि कभी जांच की ना कराते हैं ना रिपोर्ट आती है। तो इनको सिर्फ विधानसभा इनके लिए नाम की है, इसलिए भागते हैं लोग। मुझे लगता है कि 2022-23 की बात है। वो मैंने विभाग से कहा है कि एक बार उसको देखेंगे, पिछले सरकार के समय का वो काम है, तो उस पर जो कार्रवाई होगी। अब जो चीज़ें रिपोर्ट में छपी हैं, एक बार उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। लेकिन शिपरी से जो हम लोगों ने देखा है, तो अब एक बात है, उसमें एक नई छपी है कि NHI के जो प्लानिंग के गड्ढे हैं उसको ही नाम पर निकालिए। अगर ऐसा होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। और अब आपको बताते हैं कि तालाब योजना में क्यों और कैसे घोटाले हुए। समझिए इस चीज को, ये पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल लोकल स्तर पर मॉनिटरिंग कमजोर हुई। पेपर पर काम दिखाना आसान है, और वही दिखाया गया। टेक्निकल वेरिफिकेशन बहुत ढीला रहा, हुआ ही नहीं कई चीजों में।
तालाब बनाने में कई विभाग जुड़ते हैं और इस वजह से भी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाली गई और इसलिए ये सारा घोटाला आपके सामने। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री अगर कह रहे हैं जांच कराने की बात, तो जांच में क्या निकल कर आता है। लेकिन अब ये स्टोरी देखिए, ये तो और भी दिलचस्प स्टोरी है। एक समोसे के लिए ट्रेन का रुक जाना, कितना सच्चा दावा है ये अब आपको इस स्टोरी में पता चलेगा जब आगे हम खबर दिखाएंगे। वैसे मौसम समोसे और चाय वाला ही है, हर तरफ बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है और गर्मा गर्म समोसे की खुशबू। हो सकता है जब आप ये शो देख रहे हो तो आपके हाथ में भी वो समोसा हो और चाय पी रहे हो आप उसके साथ। ये कॉम्बिनेशन किसी का भी मन लुभा सकता है, लेकिन जब यही शौक ड्यूटी पर हावी हो जाए और एक चलती ट्रेन बीच रास्ते में रुक जाए तो मामला शौक और स्वाद का नहीं बल्कि जिम्मेदारी और ड्यूटी में लापरवाही का हो जाता है। मध्य प्रदेश से सामने आया यह वीडियो ठीक यही सवाल खड़े कर रहा है। इंदौर और महू के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि लोको पायलट ने ट्रेन को बीच रास्ते सिर्फ समोसे खरीदने के लिए रोक दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बल्कि अक्सर होता है। ट्रेन जब भी इस रूट से गुजरती है, लोको पायलट ट्रेन से नीचे उतरकर पास की दुकान से समोसे खरीदता है और तब तक ट्रेन वहीं खड़ी रहती है। इसके चलते ट्रेन करीब 10 मिनट या उससे भी ज्यादा लेट हो जाती है। लोको पायलट के समोसे के इस शौक की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये रेलवे का स्टाफ है, ये ट्रेन रोकती इनने पूरी समोसे के लिए। ये रेलवे का स्टाफ है, ये ट्रेन रोकती इनने पूरी समोसे के लिए। और समोसे के लिए ट्रेन रोकने की घटना पर भारतीय रेलवे का बयान आया है। रेलवे ने दावे को गलत और भ्रामक बताया है। रेलवे का कहना है कि लोको पायलट ने समोसे के लिए ट्रेन नहीं रोकी थी बल्कि ट्रेन एक अधिकृत स्टॉपेज पर ही रुकी थी। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एक 5 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है। रोहिणी के सेक्टर 16 इलाके में यह हादसा हुआ है। ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए, एक 5 मंजिला इमारत दिल्ली में गिरी है। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली में कल से काफी बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भी भर गया है। अब ये किस वजह से इमारत गिरी है तो पता नहीं। अभी फिलहाल इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन सेक्टर 16 में, रोहिणी में, दिल्ली के रोहिणी में ये इमारत गिरी है। 5 मंजिला इमारत गिरने से वहां पर कुछ लोग उस मलबे में दब भी गए हैं। देखिए, वहां स्थानीय लोग पहुंचे हैं, पुलिस भी दिख रही है और लोगों को निकालने की कोशिश भी चल रही है। लेकिन फिलहाल ये दिल्ली में, रोहिणी में, सेक्टर 16 में एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको दिल्ली से सटे गुरुग्राम की तस्वीर दिखाते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में मानसून की पहली मूसलाधार बारिश से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। गुरुग्राम की रफ्तार को बारिश ने ब्रेक लगा दिया। दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर भारी जलभराव की वजह से कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। और जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर अभी मैं दिखा रहा हूं, ये वाली, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अभी की तस्वीर। ये तस्वीर हम आपको पुरानी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। कई घंटों तक लोग जाम में वहां पर पहले फंसे रहे और अभी भी फंसे हुए हैं। ये तस्वीर पिछाड़, अगर ये तस्वीर लाइव है तो प्लीज मुझे बताइए। ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर लाइव तो नहीं है लेकिन अभी की, मतलब थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब वहां पर लंबा जाम लग गया बारिश की वजह से और लोग घंटों इसी तरह जाम में फंसे रहे। और जाम हमें बताया जा रहा है कि अभी भी लगा ही हुआ है, खुला नहीं है वो जाम। अभी भी लोग काफी परेशान हैं, जाम में फंसे हुए हैं, घंटों से फंसे हैं। मॉनसून की पहली बारिश में ही साइबर सिटी का दम एक बार फिर निकल गया है।